डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 18th सेंचुरी के फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी के उत्तरार्ध में फ्रेंच सोसाइटी के इकोनॉमिक और सोशियोलॉजिकल स्टेटस को देखा। किस तरह से फ्रेंच की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी थी और सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थे, उसको हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा। अब नेक्स्ट कंटेंट हमारा है द आउटवर्क ऑफ द रिवॉल्यूशन। द आउटवर्क ऑफ द रिवॉल्यूशन। Louis XVI had to increase taxes for reason you have learned in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? अब इन स्थितियों में क्या होता है कि जो सम्राट है लुई 16, वह जो है इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कर बढ़ाता है, लेकिन कर वो कैसे बढ़ा सकता है उसके विषय में बता रहा है कि इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजिम the monarchs did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the State General, which would then pass this proposal for new taxes. कि जो मोनार्ची है, किंग है, उसको अकेले ये पावर नहीं था कि कोई भी वो टैक्स बढ़ा सके। टैक्स बढ़ाने के लिए उसको स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी और स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाकर उसमें तीनों स्टेट, जो फ्रेंच सोसाइटी का डिवाइडेशन था स्टेट के रूप में, उन तीनों स्टेट के डेलीगेट को बुला करके उनसे डिस्कशन करने के बाद ही फ्रांस का राजा जो है कोई भी टैक्स बढ़ा सकता था। अकेले वो टैक्स बढ़ाने के उसको पावर नहीं थी। रादर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल which would then pass his proposal for new tax. The State General was a political body to which the 3 states sent their representative. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. कह रहा है कि इस स्टेट जनरल बॉडी की जो मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी। मैंने 1614 से लेकर के 1789 तक स्टेट जनरल की कभी मीटिंग नहीं बुलाई गई। ये भी कोई बहुत बड़ी बात थी। मैंने यह किंग के निरंकुशता को शो करता है स्टेट जनरल की मीटिंग ना बुलाया जाना। बट अब यहाँ पर कुछ डेट्स दिया हुआ है, इसको आप जो है अपने बुक में आपके होगा, उसको आप जो है किस डेट में फ्रांस में क्या हुआ था उसको आप देख लेंगे, याद कर लेंगे। बीच में भी आएंगी ये डेटें। 5 मई 1789 लुई 16 called together an assembly of the state general to pass proposal for new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second state sent 300 representatives each, who were
state in row facing each other on two sides, while the 600 member of the third state had to stand at the back. The third state was represented by his more prosperous and educated member. Peasants, artisans, and women were denied entry to assembly. However, their grievance and demand were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. कह रहा है कि लुई 16वें ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग जो है बुलाई। वर्साय एक शहर है, वर्साय के एक आलीशान महल में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई और इसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव पहुँचे। जो 2 स्टेट थे, क्लर्गी और नोबल्टी स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव पहुँचे और जो थर्ड स्टेट था उससे 600 मेंबर उस मीटिंग में पहुँचे। बट पीसेंट, आर्टिसियन और वुमेन को उस मीटिंग में जाने से मनाही थी, उनका प्रवेश नहीं था। फिर भी इन लोगों ने लगभग 40,000 लेटर लिख करके अपनी मांगों की डिमांड की थी, थर्ड स्टेट को दिया था। आगे उस मीटिंग में क्या होता है और विरोध किस बात पर होता है। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 vote. This time to Louis XVI was determined to continue the same practice, but member of the third state demand that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each number would have 1 vote. This was one of the democratic principles put forward by philosopher like Rousseau in his book The Social Contract. देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, रूसो एक फिलासफर हुआ था जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक बुक लिखा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जिसको रूसो ने लिखा। When the king rejected this proposal, member of the third state walk out of the assembly in protest. कह रहा है कि इस असेंबली में जो पहले से नियम चला आ रहा था कि प्रत्येक स्टेट के एक रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग करेगा और इसी बात पर लुई 16 भी सहमत था कि तीनों स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव टैक्सेशन के प्रस्ताव पर अपना वोट करेंगे। बट जो थर्ड स्टेट था जिसके मेंबर 600 थे, उन्होंने रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक आइडिया का जो विचार दिया था रिप्रेजेंटेशन का, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, तीनों स्टेट के सभी मेंबरों को वोटिंग का पावर मिलना चाहिए। इस बात को लुई 16वें ने एक्सेप्ट नहीं किया और इस कारण थर्ड स्टेट के लोगों ने उस असेंबली से वो वॉकआउट कर गए। अब चूँकि अगर लुई 16वें की बात को मानते हुए तीनों स्टेट के लोगों के 1 रिप्रेजेंटेटिव को केवल मौका दिया जाता तो बट नेचुरल है कि क्लर्गी और नोबेल्टी के जो लोग थे वो लुई 16वें के पक्ष में वोट देते, माने टैक्सेशन बढ़ाने के पक्ष में वोट देते, क्योंकि वो तो टैक्सेशन फ्री थे,
उनको किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ता था, सारा टैक्सेशन का लोड थर्ड स्टेट के ऊपर था। इसलिए 2-1 से टैक्सेशन का वो प्रपोजल पास हो जाता। इसलिए थर्ड स्टेट के लोगों ने उसका अपोज किया कि जितने भी डेलीगेट्स हैं वो तीनों स्टेट के सारे डेलीगेट जो हैं वो सभी वोटिंग करेंगे। इस आधार पर जिस प्रपोजल के फेवर में ज़्यादा वोट पड़े वही बात मानी जाएगी। तो बट नेचुरल है कि 600 इनका मेंबरशिप था, 600 मेंबर थे, सो इनका वोट ज़्यादा था, इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलती। इसलिए राजा भी इनकी बात को नहीं माना और थर्ड स्टेट ने भी इस बात को नहीं माना, 1 वोट टू 1 रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए थर्ड स्टेट वॉक आउट कर गए और वॉक आउट करके वे जो है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as spokesman for whole French nation। अब चूंकि थर्ड स्टेट जो है अपने को पूरे फ्रेंच का स्पोक्समैन मानता था, थर्ड स्टेट पूरे फ्रांस का अपने को सर्वे सर्वा मानता था, स्पोकमैन मानता था, द होल रिप्रेजेंटेशन अपने को मानता था। इसलिए उन लोगों ने ऑन 20 जून द असेंबली इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट, पास में ही टेनिस कोर्ट का एक मैदान था, थर्ड स्टेट के लोग वहाँ चले गए। इन द ग्राउंड ऑफ वर्साय में ही उस जहाँ पर मीटिंग स्टेट जनरल की हो रही थी, स्टेटस जनरल की जहाँ मीटिंग हो रही थी, उसी के पास में एक टेनिस कोर्ट था। उस टेनिस कोर्ट पर एकत्रित हुए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ए नेशनल असेंबली एंड सोर नॉट टू डिस्प्रेस टिल दे हैड ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्ची। उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने नेशनल असेंबली का अनाउंस किया और उन्होंने इस बात की घोषणा की कि एक फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाएगा, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस के अंदर मोनार्ची के पावर को लिमिट किया जाएगा। माने फ्रांस की जो मोनार्ची है उसके पावर को कंट्रोल किया जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। दे वेयर लेड बाय मिराबो एंड आबेसिए। मिराबो वाज बॉर्न इन नोबेल फैमिली बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विथ सोसाइटी ऑफ फेडरल privilege. He brought out a general and delivered powerful speeches to the covered assembly at Versailles. Abbé, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State। और ये दोनों बड़े इम्पोर्टेंट्स हैं, आबे और सीए। थर्ड स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन जिन लोगों ने किया वो आबे और सीए। एक आबे सीए तो महोदय थे, मिराबो और आबे सीए, लीड बाई मिराबो एंड आबे सीए। मिराबियो इज ए नोबेल्टी क्लास, बट वह बाई बर्थ यह मानता था कि जो बाई बर्थ प्रिविलेज है ये नहीं होना चाहिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मोराबे सीए कौन था। मोराबे सीए एक नोबेल्टी क्लास को रिप्रेजेंट करता था, बट वह थर्ड स्टेट के साथ था, थर्ड स्टेट की बातों से सहमत था। और आबे सीए इज ए प्रिएस्ट, मैंने वह क्लेर्गी क्लास से, फादर मैंने चर्च से रिलेटेड था। बट आबे सीए भी थर्ड स्टेट के लोगों से सहमत था। तो ये मिराबियो और आबे सीए इन दोनों ने थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट किया था। फ्रेंच सोसाइटी का जो थर्ड स्टेट था जिसके ऊपर
फ्रेंच के सारे टैक्सेशन का लोड होता था, उसका रिप्रेजेंटेशन आबे और सीए ने किया था। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France, seated with turmoil, a severe winter had meant a bad harvest. The prices of bread rose often. Bakers exploited the situation and hoarded supply. After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed in the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. अब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में बिजी थी। उसी समय फ्रांस के अंदर जो है अत्यधिक ठंड के कारण एग्रीकल्चर इफेक्टिव हुआ, फसलें खराब हुई, कीमतें आसमान छूने लगी और कीमतें जब आसमान छूने लगी तो जमाखोरों ने इसका फायदा उठा करके खाने पीने की सामानों की जमाखोरी करने लगे, जिससे वहाँ के जनता के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो गया और जनता लूट पाट पर उतर आई। ऐसी स्थिति में सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया और जैसे ही जनता को यह पता चला कि सेना पेरिस में प्रवेश कर रही है, गांव में सेना पहुंच रही है, जनता क्रोधित हो गई और डिस्ट्रॉय टू बास्तिल। बास्तिल में एक फोर्ट, बास्तिल का फोर्ट कहते हैं, उस पर वह राजा के साजो सामान, हथियार, आर्म्स एंड वेपन्स सब बास्तिल के फोर्ट में रहता था। उस पर जनता ने अटैक कर दिया 14 जुलाई 1789 को। तो यह डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बास्तिल का डिस्ट्रॉय कब हुआ, हुआ 14 जुलाई को हुआ। फ्रांस की क्रुद्ध जनता ने बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया। और वही बात नीचे दिया, इन द कंट्री साइड rumors spread the village to village that the lords of the manor had hired bandits and brigands who were on their way to destroy the ripe crops. Caught in a frenzy of fear present in several districts, seized horse and pitchfork and attacked. They looted, hoarded grain and burnt down documents quoting records of national dues. A large number of nobles fled from their home, many of them migrating to neighborious country. अब पूरे फ्रांस में गांव के इलाकों में भी मारकाट मच गई, लूटपाट शुरू हो गया। बहुत से लोग जो नोबेल्टी और करेगी क्लास के थे वे लोग देश छोड़कर भागने लगे, दूसरे देशों में जाकर उन्होंने शरण लिया। जागीरदार अपनी अपनी बड़ी बड़ी जागीरें छोड़ करके दूसरे जगहों पर माइग्रेट कर गए। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुइस 16 फाइनली अकॉर्डिंग recognition to the National Assembly and expected the principle that his power would from now on be checked by a constitution. अपने प्रजा के विद्रोही स्वभाव को देखते हुए लुइस 16वां ने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया, उसको प्रूव्ड कर दिया और नेशनल असेंबली की बात मानते हुए उसने अपनी सत्ता पर
नेशनल असेंबली के कंट्रोल को स्वीकार कर लिया। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पासेड ए डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लाइजेशन एंड टैक्सेज। मेंबर ऑफ द क्लर्गी टू were forced to give up their privilege. Tithes were abolished and land owned by the church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion लिब्रे, और इस तरह से सरकार को 2 बिलियन लिब्रे का फायदा हुआ। नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 की रात को कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। बाई बर्थ जो प्रिविलेज मिला था उसको उसने समाप्त कर दिया। टाइथ नाम का जो रिलीजियस टैक्स था उसका एंड कर दिया। चर्च के ओनर्ड जो लैंड थी उसको जब्त कर ली गई, और चर्च के ओनर में जो लैंड थी उसी लैंड से 2 बिलियन लिब्रे का फायदा गवर्नमेंट को हुआ। इस प्रकार से 1789 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की स्थापना फ्रांस में होती है। फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, मतलब फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791 में नेशनल असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर देती है। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्ची। दिस पावर इन सीटेड ऑफ बिगेन concentrated in the hand of one person, were no separate and assent to different institutions, the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. मतलब नेशनल असेंबली ने सम्राट की शक्तियों को सीमित करके एक व्यक्ति के हाथ में सेंट्रलाइज पावर के स्थान पर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया, जैसे लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और जुडिशरी, जहां पर सारे का सारा पावर लुई 16 के अंदर सेंट्रलाइज था। एक सेंट्रलाइज पावर सिस्टम था जिसका रिप्रेजेंटेशन लुई 16 करता था। नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया 1791 में, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर फ्रांस के अंदर डिफरेंट पावर इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें 3 प्रकार के इंस्टीट्यूशन बनाए गए। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एजुकेटिव और नंबर 3 जुडिशरी। यहाँ पर उसका देखिए फिगर दिया हुआ है। सबसे नीचे जनरल पीपुल है। जनरल पीपुल के बोर्ड से नेशनल असेंबली, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे ये जनरल पीपुल है। ये जनरल पीपुल अपने वोट के आधार पर नेशनल असेंबली का चुनाव करेगा, और ये नेशनल असेंबली में जो भी कानून पास होगा, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, ये नेशनल असेंबली एक लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन करेगी, और यह लेजिस्लेचर ही यहाँ पर देखिए एक कंट्रोल करेगा किंग को। ये लेजिस्लेचर जो है किंग को और उसके जो है मिनिस्टर को कंट्रोल करेगा। ये जनरल पीपुल असेंबली को चयनित किया अपने वोटों के आधार पर, और यह असेंबली ने
लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन किया और लेजिस्लेचर ने का कंट्रोल किंग के ऊपर और उसके मिनिस्टर के ऊपर। और यहाँ ये जुडिशरी है, जुडिशरी ऑटोनमस है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। इस तरह से फ्रांस के अंदर एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का फॉर्मेशन इस्टेब्लिश हुआ 1791 में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है 1791। 1791 में फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना। द कॉन्स्टिट्यूशन of 1791 vested the power of make laws in the National Assembly, which was indirectly elected। अभी मैंने जो ऊपर बताया, that is a citizen voted for a group of election who in turn choose the assembly। Not all citizen however had the right to vote। लेकिन अब यहाँ देखना ये है कि उस समय तक अभी सभी सिटीजन को वोट देने का अधिकार नहीं था। ओनली मेन एबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्स इक्वल टू लिस्ट 3 days ऑफ ए लेबर वेजेस वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। माने जो गवर्नमेंट को टैक्स पेड करते थे, 25 साल की उम्र हो गई थी और गवर्नमेंट को टैक्स पेड करते थे, 3 day लेबर वेजेस जो था, 3 दिन का लेबर चार्ज जो होता था, उतना अगर वो टैक्स पे करते थे, उनको एक्टिव सिटीजन माना गया। और ये एक्टिव सिटीजन को ही वोट देने का पावर था, केवल वही वोट दे सकते थे। द ऑल पीपुल इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग प्रोसेस। The remaining men and all women were classed as passive citizen। बाकी और व्यक्ति माने आदमी और वुमेन को तो बिल्कुल वोट देने का अधिकार नहीं था। were classed a passive citizen to qualify as an elector and then as a member of the assembly a man had to belong to the highest bracket of taxpayer। मीन्स जो टैक्स पेयर थे, 25 ईयर्स ओल्ड जो हो चुके थे, 25 साल की जो उम्र पूरी कर चुके थे और जो टैक्स पे करते थे, उन्हीं को वोटिंग अधिकार था। बाकी किसी और को वोटिंग अधिकार नहीं था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे फिर फ्रांस में क्या होता है उसकी चर्चा